हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो बहुत ही बेसब्री से आप लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे और मैं भी बहुत दिनों से इसमें लगा हुआ था कि कब रेडी हो कि आपको मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो आज फाइनली रेडी हो गया और आज मैं आपको ये जो तत्वों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में पूरा फुल आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज पूरा फुल ये चैप्टर जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो तो लॉन्ग बनेगी बिकॉज एक लेसन पूरा पढ़ना है इसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक है, इसमें हम लोग आपके लिए सिलेबस में जो भी दिया हुआ है सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सोचते हैं, ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में आ सकता सवाल कि तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण किया गया है या आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आंसर होता है कि कम तत्व रहने के कारण उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई हो रही थी। मतलब जब तत्व जो भी तत्व था वहाँ पे खोजा हुआ था शुरू में, या तो जो भी तत्व यहाँ पे अभी तक खोजा गया है, अगर अलग उनके गुण अगर उसके गुण को अलग अलग अध्ययन किया जाए तो पता है बहुत कठिनाई होगी। इसलिए इसका जो है वर्गीकरण किया गया है और अब तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आपकी किताब में 118 तक दे चुके हैं। ठीक है, तो अब तक जो है टोटल 118 तत्व आविष्कार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं तत्वों के वर्गीकरण के फायदा क्या है, क्या लाभ है तत्वों के वर्गीकरण से। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सबसे पहला है कि इसमें तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जाता है। तत्वों के जो गुण होता है ना, तत्व में क्या गुण है उसका जो अध्ययन एक नियमित तरीके से एक सही ढंग से हम कर पाते हैं। दूसरा है किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व के गुणों की जानकारी हो जाने पर उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। जब आप वर्गीकरण को जब पढ़ेंगे है ना, आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, तो किसी एक समूह का अगर गुण अगर पता चल गया, किसी तत्व का गुण अगर पता चल गया एक समूह का, तो उसके बाद जो तत्व है उनका गुण आप अनुमान तो लगा सकते हैं कि हाँ इतना होगा इतना होगा। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक नियमित तरीके से जब सजा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, तो हम उसको जो है आसान से उसमें जो होने वाली जो क्रमिक परिवर्तन है उसको आसान से हम समझ पाएंगे। इससे विभिन्न समूह के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि इस कौन सा तत्व किससे रिलेटेड रखता है, ये भी हमको जानकारी हो जाएगा। इन सभी बातों का आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, जो इंपॉर्टेंट बात है वीडियो को रोक करके जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सवाल आपके सवाल आ सकता है कि तत्वों के वर्गीकरण के क्या फायदे हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डोबे-रायनर के त्रिक नियम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डोबे-रायनर के त्रिक नियम लिखते हैं, मतलब कि त्रिक नियम जो देने वाले कौन थे, डोबे-रायनर थे। सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में आता है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोबे-रायनर ने किया था। इसके बारे में जानते हैं कि डोबे-रायनर का त्रिक नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्रमायोजित किया जाता है तो समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। समझ नहीं आ रहा, अभी इसका एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब बोला ना कि जब त्रिक नियम का मतलब 3, त्रिक मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 तत्व के उन्होंने लेकर के नियम बनाया कि बताया कि जब तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्रमोयोजित करते हैं, सजाते हैं, तो समान रासायनिक गुणधर्म वाले 3 तत्वों के समूह प्राप्त होता है। ठीक है, इनके बीच जो तत्व है, इनके बीच में जो तत्व आएगा, यानी कि 3 तत्व आएगा, 1 2 3 तत्व आएगा, तो बीच में जो तत्व आएगा इन दोनों इसके द्रव्यमान के औसत के बराबर ये बीच वाला द्रव्यमान होगा। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं क्षार धातु। क्षार धातु के बारे में पहले समझते हैं। द एल्कली मेटल ग्रुप, तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। आपको पता है इस तीनों का गुणधर्म समान होता है। ठीक है, और ये त्रिक नियम बनाते हैं, किसने बताया, ये बताया था डोबे-रायनर ने। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है 23 होता है, अब पोटेशियम का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान 29 होता है। अब देखो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो जो बीच वाला जो आया है इन दोनों के योग के औसत के बराबर होगा, इन दोनों के औसत के बराबर होगा। इन दोनों का औसत कैसे निकालते हैं, औसत तो लिथियम और पोटेशियम का औसत निकालेंगे, जोड़ के आधा करते हैं। जब भी औसत निकालना तो आधा करते हैं जोड़ के, यानी कि जितना संख्या है ना उससे डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो 23 आ गया।
ये क्या आया, तो यानी कि ये तत्व पता है, ये तत्व पता है, और इन दोनों का अगर वर्ग, इन दोनों का अगर द्रव्यमान का औसत निकालिए तो जो हम इसके बीच में जो तत्व है यानी कि सोडियम, इसका भी द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात हो जाता है इसके अनुसार, ठीक है, और रियली में सही ज्ञात हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए खूबी क्या है कि ये सभी तत्व क्या है, धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है, धातु है। ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इन सभी की संयोजकता क्या होता है, एक होता है। आप आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में बहुत अच्छे डिफाइन से पढ़ेंगे कि सबका संयोजकता कितना होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी का संयोजकता क्या होता है, एक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्षारीय मृदा धातु कौन कौन है। यहाँ पे कौन सा धातु था, यहाँ पे तो क्षार धातु समूह, और उसके बाद है क्षारीय मृदा समूह। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, आपको पता है। तब अब समान रासायनिक गुणधर्म होता है तो त्रिक नियम बनाते हैं, ये डोबेराना ने बताया था, ये तीन लेकर के बताया था, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का द्रव्यमान हो गया, स्ट्रांशियम का द्रव्यमान हो गया, बेरियम का द्रव्यमान हो गया। तो अब जो बीच वाला जो आया ना, ये बीच वाला, इन दोनों का द्रव्यमान का औसत निकाला गया, यानी कि कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाला गया, तो कितना है, एप्रोक्स यही आ रहा है, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं 88 ही देखने को मिलेगा, 88.5, यानी कि एप्रोक्स में वही होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, धातु है। उन सभी का ऑक्साइड क्या होता है, प्राकृतिक क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या था, इन तीनों का ऑक्साइड भी क्या था, क्षार था, है ना। इन तीनों वे अभिक्रिया जल के साथ हाइड्रोजन और गैस बनाता था, और यहाँ पे तीनों की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। इन सभी की संयोजकता क्या है, 2, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इन तीनों की संयोजकता क्या है, 2 है। बहुत डिफाइंस हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। चलो हाइड्रोजन समूह के बारे में पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन समूह के बारे में, ठीक है। तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखो तीनों पता है हाइड्रोजन समूह है। आप आवर्त सारणी जब अभी पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें देखेंगे तीनों का हाइड्रोजन समूह में आता है, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों हाइड्रोजन समूह का है। हाइड्रोजन समूह में क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में समान रासायनिक गुणधर्म होता है, और ये त्रिक बनाते हैं। किसने बनाया था, डोबेराना ने बताया था, और रियली में ये तीनों हाइड्रोजन ही है। क्लोरीन यहाँ पे देखो, है ना, क्लोरीन हो गया आपका, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन हो गया। तो ये दोनों को, इन दोनों को, क्लोरीन और आयोडीन को क्या अगर द्रव्यमान का औसत निकाला जाए तो किसके बराबर होता है, ब्रोमीन के द्रव्यमान के बराबर। ये किसने बताया, ये नियम बताया था डोबेरानर ने। किसने बताया था, डोबेरानर ने त्रिक नियम में बताए थे। ओके, तो डोबेरानर ने ये बताए थे कि अगर एक लेंस है या जिस तीन तत्व का अगर समान रासायनिक गुणधर्म है तो ये त्रिक नियम बताएगा। अब त्रिक नियम बनाने की ये है कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, इनका अगर औसत निकालता है तो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान निकलता है, ठीक है। ये सभी क्या है, धातु है। ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। और इन सभी की संयोजकता क्या होता है, एक होता है। सबके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब डोबेरानर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी। सीमाएं के मतलब ये समझे कि मतलब उसमें क्या खराबियां आई हैं, ठीक है। डोबेरानर के वर्गीकरण की सीमा थी कि वह उस समय ज्ञात सभी तत्वों को समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को त्रिकों के रूप में क्रमयोजित करने में असफल था, क्योंकि तीन ही ग्रुप बना पाया वो, और बाकी का तो ग्रुप बना नहीं पाया, ठीक है। 3 ही ग्रुप बना पाया। तत्व तो बहुत सारे खोज थे उस टाइम, है ना, लगभग, लेकिन डोबेरानर ने 3 ही तक बना पाए, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को त्रिक के रूप में कर्मयोजित करने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया था। उस समय ज्ञात तत्वों से डोबेरानर ने केवल 3 त्रिक का ही पहचान कर पाया। अभी मैं बोल रहा था केवल 3 ही त्रिक नियम बता पाया। हालांकि तत्व तो उस टाइम भी कम से कम अच्छा तत्व था, है ना, लेकिन उस टाइम सिर्फ 3 ही का बनाया था। जब 3 ही का बना तो ये तो फिर सभी के लिए फॉलो नहीं होना, सभी के लिए फॉलो नहीं हुआ तो फिर ये फेल हो गया। डोबेरानर का ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए तत्वों का उनका वर्गीकरण क्या हो गया, अधिक सफल नहीं रहा, है ना, असफल रहा। तो डोबेरानर की याद रखेंगे, डोबेरानर के सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे त्रिक नियम है। और बाकी जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन समूह में कौन कौन तत्व है, कौन कौन तत्व आपस में मिल के बन रहा, वो आपको याद रखने के सवाल दे सकता है डोबेरानर के हिसाब से कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इन दोनों में से लिथियम और पोटेशियम का योग औसत क्या होगा, सोडियम का औसत द्रव्यमान निकलेगा। जब उसका दोनों का औसत निकलेगा तो सोडियम का निकलेगा। इस तरह ये तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो डायरेक्ट यहाँ पे पता चला न्यूलैंड, है ना, और सवाल डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में कि अष्टक नियम किसने दिया, तो किसने दिया, न्यूलैंड। एकदम दिमाग में ठोक करके याद कर लीजिए, अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड। बहुत कंफ्यूजन होता है, न्यूलैंड, अष्टक नियम, त्रिक नियम, ये पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि अष्टक नियम और याद किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। त्रिक नियम डोबेरानर ने दिया, ठीक है। चलो अब देखो,
न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में कर्मयोजित करता है तो आठवां तत्व के गुणधर्म में पहले तत्व के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति मतलब पहले तरह तत्व आता है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा कि जब अष्टक न्यूलैंड ने जो बताया था नियम, न्यूलैंड बताया था कि 8 तत्व का लिया यहाँ पे ग्रुप बनाया, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान के साथ से उसको कर्मयोजित किया, एक लाइन किया, ठीक है। हम यहाँ पे लिथियम से उठाते हैं तो कर्मयोजित किया तो आठवां तत्व यानी कि जैसे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। इसको नहीं लिखते क्योंकि हाइड्रोजन एक विशिष्ट गैस आता है, इसको हम छोड़ कर यूज करेंगे यहाँ पे। और जो आठवां तत्व है फिर लिथियम की तरह आ गया। तो अभी देखो हम पढ़े थे, अभी हम लोग जो डोबेराना ने क्या बताया था, यहाँ देखिए डोबेराना ने नियम क्या बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सभी की संयोजकता क्या है, सभी की संयोजकता एक ही है ना, सभी की संयोजकता एक ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब यहाँ पे देखें लिथियम से शुरू किए पहला तत्व और इसका जो गुणधर्म है ये जब घूम के गया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिर आ गया उसी का, यानी कि इसका भी संयोजकता एक होता है तो इसका भी संयोजकता एक ही होता है। फिर यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ पे चलाएंगे। तो ये किसने बताया था, ये न्यूलैंड ने बताया था, ठीक है। और ये जो स्वर होता है गाने वाला सा रे गा मा पा धा नि सा, फिर सा पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आठवां मतलब पहला तत्व से अगर शुरू करते हैं तो जो गुणधर्म में पहला तत्व था फिर आठवां पे जब पहुंचेंगे तो फिर वही गुणधर्म पहुंच जाएगा। यही बोला ना कि अनुसार बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे कर्मयोजित किया तो आठवां तत्व का गुणधर्म जो है यानी कि आठवां नंबर पे जो पहुंचे हैं पहले की तरह है, फिर आठवां नंबर पहुंचेगा तो ये पहले की तरह आएगा, समझे। ये बताता है न्यूलैंड्स ने कि जब आप एक 8 तत्व को अरेंज करते हैं इस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम को, तो लिथियम और सोडियम मतलब पहला लिथियम 8वां नंबर पे सोडियम, तो 8वां लिथियम और सोडियम का क्या है, दोनों का क्या गुणधर्म सेम है। फिर से उसका गुणधर्म क्या होता है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार होता है। ये किसने बताया था, न्यूलैंड ने बताया था। और हालांकि इस टाइप का तो डोबेराना ने बताया भी थे कुछ। न्यूलैंड के अष्टक नियम का सीमाएं क्या थे, आखिर क्या सीमाएं रह गई न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो इसका नियम भी विफल हो गया जी, है ना। तो जानते अष्टकों का नियम केवल कैल्शियम तक ही तत्वों के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था, केवल कैल्शियम तक ही, है ना, ठीक है ना, कैल्शियम तक ही, बाकी आगे तक नहीं हो पाया था। बता रहा अष्टक का नियम जो है कहाँ तक फॉलो हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, है ना, कहाँ तक, कैल्शियम तक, सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं था। लीजिए ये तो चक्कर हो गया, है ना, यानी कि सिर्फ महदूद था, कुछ दूरी तक लिमिट था, आगे तो हो ही नहीं रहा था, फेल हो गया फिर उसका, है ना। 3 तक बताए, इन्होंने भी बताया कि 3, और तिर्यक नियम भी डोबेराना ने हुई, तीन ही ग्रुप बनाए हुए हैं और इनका भी 3 ही ग्रुप बन पाया। तो वो बनाए थे कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाए थे, है ना, उसका औसत निकाला और ये बोला कि पहले के तत्व गुणधर्म उसके अनुसार। तो न्यूलैंड और अष्टक नियम का लगभग सेम ही टाइप का मैच कर रहा, है ना। वहाँ अलग वहाँ पे परमाणु द्रव्यमान ले लिया और यहाँ पे अरेंज कर दिए, 8वां नंबर सारे गामा पार्ट टाइप का बना दिए, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या बोला, न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्व ही ज्ञात थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखें कि न्यूलैंड के टाइम कितना तत्व ज्ञात थे, सिर्फ 56 तत्व ही ज्ञात थे, ठीक है, प्रकृति में उपस्थित थे। और उनका कल्पना क्या था कि भविष्यवाणी, उनका कल्पना ये था कि भविष्य में किन्हीं और तत्वों की खोज नहीं होगी। किसने बोला था, न्यूलैंड ने, जो कि बहुत बड़ी गलती इन्होंने ये बात कह दी, ये बोलकर कि भविष्य में 56 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और आज देखो कितना 118 तत्व हैं, 56 से कहीं ज़्यादा, दुगना से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये बात किसने बोला था, न्यूलैंड ने बोला था। परंतु एक के बाद एक तत्व की खोज की गई जिनके गुणधर्म में अशोकों के न्यूलैंड के नियम में फिट नहीं हो रहा था। तो जो अब 56 के बाद जो तत्व खोजे गए थे और इसके जो नियम, इन्होंने जो नियम बनाया था इसमें फिट ही नहीं हो पा रहा था, आ ही नहीं रहा था कि पहला तत्व के गुणधर्म 18 के बराबर हो जाए, ऐसे तो आ ही नहीं रहा था। तीसरा है, अपनी तालिका में तत्वों को फिट करने के लिए न्यूलैंड ने एक समय 2 तत्व को एक खांचे में तथा बहुत ही विभिन्न गुणधर्मों वाले असमान तत्वों को कॉलम में रखा। मतलब अपने तत्वों को फिट करने के लिए क्या किया ना, न्यूलैंड ने एक समय में 2 तत्व एक ही खांचे में 2 ठो रख दिया, मतलब एक टोकरी में 2 ठो आम रख दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो फिट नहीं हो पा रहा था। तथा बहुत ही विभिन्न गुणधर्म वाले असमान तत्व के कॉलम में भी रखा, मतलब अलग अलग गुणधर्म में जहां तहां मतलब रखा गया, जो कि फिट नहीं हो पा रहा था। आयरन तत्व को, जो आयरन तत्व है जो गुणधर्म में कोबाल्ट और निकल के समान था, आयरन का जो गुणधर्म है कोबाल्ट और निकल के समान है ना, तो इनको तत्व में काफी, तो क्या बोला समान, तो इन तत्वों से काफी दूर रखा गया। किसको, आयरन को। आयरन जो था वो गुण कोबाल्ट और निकेल के समान था, जो गुण कोबाल्ट में वही गुण निकेल में और वही गुण आयरन में, तो इन तीनों को एक जगह रखना चाहिए था ना, लेकिन आयरन को एकदम भेज दिया कहाँ, बांग्लादेश, ठीक है। अब देखो मेंडलीफ
कि आवर्तसानी, तो ये हम लोग न्यूलैंड के बारे में पढ़ लें अच्छे तरीके से। अब मेंडलीफ के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोसले का, लेकिन मेंडलीफ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मोसले का जो आवर्तसानी उन्होंने जो दिया उसमें मेंडलीफ का आवर्तसानी बहुत मैच करता है हद तक, ठीक है। जब मेंडलीफ ने अपना काम आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। तो ये सवाल एक पॉइंट यहाँ बन गया, ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा कि मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे, और न्यूलैंड समय जो था वो 56 तत्व। ये बात याद रखें। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया, है ना। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध को अध्ययन किया। लेकिन ऐसा परमाणु द्रव्यमान पे मोस्टली नहीं किया था, बल्कि परमाणु संख्या पे मोस्टली ने किया था, है ना। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों को अपना ध्यान, मतलब क्या बोल रहा कि मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान जो है केंद्रित किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो तत्व बन रहा वो कैसे बन रहा, ठीक है। उन्होंने उस पर ध्यान दिया। उन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि यह अत्यंत सक्रिय गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग अधिकांश तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन तो हमेशा मिलेगा, बिना हाइड्रोजन के तो बनेगा, हाइड्रोजन एकदम हमेशा साथ बनाता है। तत्व से बनने वाला हाइड्राइड तथा ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड बन जाएगा, ऑक्साइड से, के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म उन्होंने माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए, है ना। तो ये भी सवाल आता है 63 कार्ड की इन्होंने प्रयोग किया, है ना। तत्वों को गुणधर्म में तत्वों को एक अरेंज करने में कार्ड का इस्तेमाल किसने किया, तो याद करेंगे मेंडलीफ ने। प्रत्येक कार्य पर अलग अलग तत्व के गुणधर्म को लिखे, हर जितना भी कार्ड था सभी कार्ड पर अलग अलग क्या लिखे, गुणधर्म लिख दिया। उन्होंने समान गुणज वाले तत्वों को अलग अलग कर दिया, है ना। देखो क्या हो रहा है, उन्होंने समान गुंजन मतलब एक टाइप का वाले तत्वों को अलग अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। फिर उन्होंने देखा कि अब सबको आवर्त सारणी के स्थान पे जगह मिल गया तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यह तथ्य व्यवस्थित हो गया, मतलब एक ढांचे में बन गया। अभी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में अभी वाले भिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है क्या है, सिद्धांत ये है कि तत्व का गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ये देखो मेंडलीफ का गुणधर्म अगर बोला जाए तो आप इसको लिखोगे, ठीक है। मेंडलीफ का गुणधर्म क्या था कि तत्वों के गुणधर्म में उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, यानी कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था वो किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आवर्त सारणी में उधर व्यवस्थाओं को उधर समझते ना, जिसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, समूह, खड़ा सीधा, उधर मतलब ऐसे सीधा खड़ा, ठीक है। तथा 36 पंक्तियों को पीरियड उन्होंने बनाया और इसको पीरियड को क्या बोला गया, आवर्त बोला गया, ठीक है। तो मेंडलीफ के बारे में इतना कुछ जाना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, पहले हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट किया गया और देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्ग रहे, एक ये देखो इधर वाला जो है ना, इधर जो जाता है ये वर्ग करता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अच्छा सॉरी, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 वर्ग है। कितना वर्ग है, 8 वर्ग है। और जो ऐसे ऐसे जा रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या आवर्त है, देखो लिख रहा ना यहाँ पे ये आवर्त है, चूंकि ऐसे ऐसे जा रहा और ये जो जा रहा वर्ग है। तो ये मेंडलीफ, एक बात तो यहाँ पे याद रखें कि मेंडलीफ के आवर्त आने में 8 वर्ग हो गए, है ना, और 7 आवर्त हो गए। क्लियर है। इन्होंने देखो हाइड्रोजन का भी एकदम अलग एक स्पेशल जगह दिया है। हालांकि हाइड्रोजन एक अलग उत्कृष्ट गैस टाइप का है, मतलब एक स्पेशल गैस है, लेकिन यहाँ पे इसको मतलब कहीं स्थान नहीं मिले, साइड में एकदम ऊंचा जगह पे सबसे ऊंचा पे इसको बैठा दिया और उसी के बगल में हीलियम को बैठा दिया। लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अभी भी हम लोग पढ़ते थे इसी तरह है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन। तो ये परमाणु द्रव्यमान में बैठाए हैं और परमाणु संख्या पे मोस्टली ने बैठाए, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने, और आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समय सिर्फ 64 ही थे ज्ञात थे। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अब आगे तत्व नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा किसने बोला था, ऐसा जो है उन्होंने न्यूलैंड्स ने ऐसा बोल दिया था कि 56 के बाद अब नहीं आने वाला, ठीक है, भविष्यवाणी कर दिया था, जो कि गलत हो गया। यहाँ पे देखिए लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स यहाँ पे भी ग्रुप है ना। तो देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी अगर देखें तो ये मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया जाए इनसे लगभग मतलब बहुत सारा
पूरा मैच, बहुत सारा मैच कर रहा है। देख रहे हैं ये सारा का सारा सेम, लेक्थिनाइड और एक्टिनाइड ये सेम टू सेम है, और बाकी ये सब भी मैच करेगा, आगे भी देखेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बस उन्होंने, मोसले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पे अरेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह। ये बात याद रखें, हमेशा सवाल में आता है कि मेंडलीफ एक आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, और सिर्फ अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोलेगा, मूल आवर्त सारणी मतलब पहले 7 आवर्त और 8 समूह थे। 8 समूहों में से पहले 7 समूह सामान्य तत्व थे, है ना, तथा 8वां समूह संक्रमण तत्व थे। ठीक है ना, देखो यहाँ देखें, ये ना ये तत्व हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जो है सामान्य तत्व हो गया। और 8वां तत्व जो ये है, ये संक्रमण तत्व है। कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व है। यहाँ पे देखिए फेरस, कोबाल्ट, निकल, देख रहे हैं ये तीनों को एक जगह दिया है, मेंडलीफ ने एक जगह दिया। और उन्होंने क्या किया था, क्या था, न्यूलैंड्स ने अलग अलग कर दिया था। यहाँ पे देखिए लगभग सेम, देखो परमाणु द्रव्यमान 101 102 106 एक साइज में अरेंज किया इसको। ठीक है, हो गया ना। तो पहले 7 समूह समान तत्व और 8वां समूह जो है संक्रमण तत्व, ये बात याद रखें। उत्कृष्ट गैस उस समय ज्ञात नहीं था। उस समय जो ना उत्कृष्ट गैस जो होता है, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन, इसका जगह नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। ठीक है, उस टाइम ये आविष्कार ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जगह इसको छोड़ दिया गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियां, मतलब क्या क्या फायदे हैं, क्या इसमें है, देखते हैं। तो आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना प्रक्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। यानी कि क्या बोला कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी व्यवस्थित किया, जो बनाया, तो उस समय मेंडलीफ को आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले जो तत्व था, कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा गया। तो उन्होंने ये बोला था कि देखो अब द्रव्यमान कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख देंगे, प्रक्रम इसलिए उलटना पड़ा था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, है ना। लेकिन यहाँ पे जो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स ने क्या किया कि आयरन को अलग कर दिया। कोबाल्ट, निकेल की जैसे ही गुणधर्म आयरन का था, लेकिन आयरन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन ये मेंडलीफ ने ऐसा काम नहीं किया, ऐसी गलती नहीं किया। इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कम है तो कोई दिक्कत नहीं, कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले प्रक्रम इसलिए उल्टना पड़ा था कि समान गुणधर्म वाले एक साथ आ सके। ठीक है, समान गुणधर्म है ना, समान गुणधर्म जो एक साथ, अगर द्रव्यमान आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणधर्म अगर समान हो तो हम उसको एक साथ रखेंगे। ये गुणधर्म पे इन्होंने फॉलो किया, किसने, मेंडलीफ ने। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी खाली जगह छूटा हुआ है, यहाँ देखो खाली जगह छूटा हुआ है, ये सब भी खाली जगह छूटा हुआ है। ठीक है, इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं था। मतलब मेंडलीफ को आभास हो रहा था कि आने वाला समय में कुछ नए नए तत्व का आविष्कार हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अब 64 ही तत्व है। मेंडलीफ ने बोला ना, मेंडलीफ के समय तो 64 ही तत्व था, तो मेंडलीफ ऐसा नहीं सोचा कि 64 के बाद अब आगे तत्व नहीं आया था। लेकिन न्यूलैंड्स ने सोचा था कि 56 के बाद अब नहीं आने वाला। तो मेंडलीफ ने ये गलती नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो लगा कि ये तत्व यहाँ पे सेट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, जगह छोड़ दिया, और लगा कि इसका अस्तित्व, मतलब आगे अनुमान लगा ले कि आगे कुछ नया नया तत्व आविष्कार किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा अनुमान लगा दिया। यानी कि ये दोनों गलतियाँ नहीं की, उपलब्धियाँ तो यही इसको पता चल रहा है इसका, मेंडलीफ का। चलो, अब मेंडलीफ के भी सीमाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोग मोसले का आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। अगर मेंडलीफ का सीमाएं नहीं होती तो हम लोग मोसले की आवर्त सारणी क्यों पढ़ते, फिर तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ते। ठीक है, तो पता ये चल रहा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, सीमाएं हैं, जिसकी वजह से मोसले ने उसको और सुव्यवस्थित कर दिया, जिसके और हम लोग को पढ़ने में और आसान हो रहा। ठीक है, तो पहला है कि समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा जा सकता था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तो समस्थानिक तो पता नहीं चल रहा था कि समस्थानिक कहाँ पे है। समस्थानिक एक्चुअली कहते हैं किसको, समस्थानिक समान रासायनिक गुणधर्म है, जिसका रासायनिक गुणधर्म जो है समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान वाले एक ही तत्व के परमाणु हैं। क्या बोल रहा, परंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के एक ही तत्व के परमाणु हो। तो रासायनिक गुणधर्म अगर समान है और उसका परमाणु द्रव्यमान अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। जैसे देखिए क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, जो क्लोरीन 35 का रासायनिक गुणधर्म है वही क्लोरीन 37 का है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं।
ठीक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, इस तरह से याद रखेंगे। हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक आता है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक आता है। तो ये बस सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुचित क्रम में नहीं समझा जा सकता। मतलब कुछ ऐसे तत्व था जिसको परमाणु द्रव्यमान के अनुचित क्रम से नहीं समझाया जा सकता था, जिस तरह से मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी दिया था। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की उचित स्थिति को नियत नहीं किया जा सकता। मतलब आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ ने बताया था, जो आवर्त सारणी, उसमें हाइड्रोजन का जो जगह दिया है उचित स्थिति को नियत नहीं किया जा सकता। मतलब कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इसका स्थिति वहीं पे रहेगा, है ना। ये मेंडलीफ ने भी ऐसा क्लियर नहीं किया हाइड्रोजन को जगह। और ये अब आज तक यही है, आज तक यही कन्फ्यूजन हाइड्रोजन के बारे में, सब पूरी दुनिया परेशान है हाइड्रोजन के बारे में। आज तक हाइड्रोजन के बारे में सही से पता नहीं चल पाया कि ये इसका जो 1 पे रखा, क्यों रखा गया, आखिर 1 पे क्यों रख दिया गया, है ना। और अभी भी इसकी खराबी निकलता कि आखिर जो हाइड्रोजन रखा, नहीं ये गलत काम किया, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेंडलीफ के टाइम तो भी ऐसा हुआ और मोस्टली टाइम में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझाएंगे कि मेंडलीफ की सीमाएं क्या था। समस्थानिक को समझा नहीं जा सकता था, है ना। परमाणु द्रव्यमान के अनुचित क्रम को नहीं समझा जा सकता था, ठीक है। और हाइड्रोजन की स्थिति को समुचित रूप से नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियों में सुधार भी किया गया। मैंने कि जो मोस्ले जो आए थे, हेनरी मोस्ले, उन्होंने मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी देखा, अरे बाप रे, मेंडलीफ आया मेरे से पहले। तो जाहिर से देखो, जब भी अपने को सीनियर आता है कोई, जैसे कि मोस्ले बाद में आया, मेंडलीफ पहले आया, ठीक है, तो मोस्ले जरूर रिस्पेक्ट करेगा मेंडलीफ का, क्योंकि मोस्ले को आवर्त सारणी बनाने में कम से कम 60 से 70% हाथ है मेंडलीफ का। आवर्त सारणी का हेल्प उन्होंने लिया 60 से 70%। और आप भी देखते हैं ना, जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें तो मेंडलीफ का तो पूरा मैच करता है। आप देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी, देखिए सेम टू सेम हाइड्रोजन मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात मेंडलीफ ने ये किया था कि जो उसको लगा कि यहाँ पे कुछ फील होना चाहिए, तो उसको क्या कि खाली जगह छोड़ दिया। और बहुत जगह तो देखो 2-2 तत्व ऐड कर दिए इन्होंने, है ना। इस तरह से अरेंज किया इन्होंने, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। लेकिन जितना सारे यहाँ पे देख रहे हैं अरेंज के हिसाब से, तो ये मतलब जो मोस्टली को इससे बहुत हेल्प मिला है। तो उन्होंने जो उसकी आवर्त सारणी में जो गलतियाँ थी उसको सुधारा, है ना। हेनरी मोस्ले ने 1913 में बताया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक मौलिक गुण है। मतलब बता रहा कि किसी भी परमाणु का जो क्रमांक है ना, यानी कि कितना नंबर पे कौन, हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, तो जो परमाणु किस नंबर पे आ रहा, सबसे बड़ा गुण वही है। और आज भी हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक ही सबसे बड़ा गुण है। परमाणु क्रमांक पता रहता है तो प्रोटॉन की संख्या पता हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाता है, द्रव्यमान संख्या पता चल जाता है। परमाणु क्रमांक की, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान तो पता चलता किससे, क्रमांक से पता चल जाता है। आप द्रव्यमान को कितना याद करेंगे, द्रव्यमान याद करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है द्रव्यमान सभी के याद करना। आप परमाणु संख्या याद करते हैं, 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, परमाणु संख्या याद करते हैं, एक उंगली के हिसाब से गिन करके याद कर लेते हैं। और परमाणु संख्या तो गिनती तो बच्चा सबको याद रहता है ना, एकदम शुरू से एकदम पढ़ते रहते हैं, 1 2 3 4 सब शुरू से, तो उसी तरह से याद कर लिया। द्रव्यमान संख्या कहीं सिखाया भी नहीं जाता जो ऐसे याद किया। तो उन्होंने मेंडलीफ से बोला नहीं, परमाणु क्रमांक पे अगर इसको अरेंज किया जाए तो जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले, उसके मैंड में ना गिनती तो पहले से जन्म से ही सेट हो हुआ है। और परमाणु क्रमांक रहेगा तो ये और आसान हो जाएगा। परमाणु तत्वों को वर्गीकरण करने का सबसे अच्छा आधार ये होता है क्या, परमाणु क्रमांक। इसीलिए मोस्ले ने क्या किया, जो आवर्त सारणी दिया परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया। समझ में आ रहा, बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पते की बात है, ठीक है। दूसरे क्या, समस्थानिकों के लिए सुधार इन्होंने क्या किया कि किसी तत्व के सभी समस्थानिक में प्रोटॉन के समान संख्या होती है। समस्थानिक इन्होंने बताया था कि किसी तत्व के समस्थानिक जो होगा ना, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान। जितना भी समस्थानिक होगा सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए उनका परमाणु क्रमांक भी समान होता है ना। जिसका प्रोटॉन संख्या, जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 17 है, तो ये भी क्लोरीन 17 ही रहेगा। ये समस्थानिक है तो क्या हुआ, समस्थानिक है तो क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक में समान होता है, इसलिए उसका क्रमांक भी समान रहेगा। बाकी समस्थानिक में उसको अलग से गिना जाएगा। ये कैसे, किसने बताया, ये बताया है मोस्ले ने। याद रखने वाली बात यह है कि समस्थानिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसके अंदर, समस्थानिक के अंदर। परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये बात याद रखें, किसमें, समस्थानिक में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो समस्थानिक मतलब सम, प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं समस्थानिक। सिंपल सा भाषा ही समझे। तो ये बोला था नहीं भाई, प्रोटॉन के समस्थानिक है तो क्या हुआ, बेचारा को ये, इसको परमाणु संख्या समान ही रहने दो, इसको अलग मत करो, जुदा मत करो, है ना, तो फिर बिछड़ जाएगा फिर बच्चा, है ना।
क्योंकि किसी तत्व के सभी समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है। क्योंकि किसी तत्व के सभी समस्थानिक, जितना भी समस्थानिक है, सभी का परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। उन्हें आवर्त सारणी के उसी समूह में एक स्थान पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दिख रहा है, क्योंकि दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। समझ में आया? तो ये मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी में जो कमियां थी, इसको सुधारा किसने? मोजले ने सुधारा। सवाल आ सकता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की जो कमियों का सुधार किसने किया था? मोजले ने किया था, आपका डोबेरेनर ने किया था, या न्यूलैंड्स ने किया था? तो आपका आंसर आपके पास रहेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में जो कमियां थी, उन्होंने जो सुधार किया, मोस्ले ने क्या क्या सुधार किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कोबाल्ट और निकेल की स्थिति में भी सुधार किया। चूंकि अभी पढ़े थे कि न्यूलैंड्स ने क्या किया था? आयरन को अलग कर देता। कोबाल्ट निकेल के गुणधर्म में समान था, लेकिन उसको अलग कर दिया। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है और निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 27 के साथ कोबाल्ट को पहले आना और ज्यादा परमाणु संख्या 28 था, उसको बाद में लाया गया। ठीक है, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान उचित नहीं है, उचित क्रम पे नहीं था, यानी कि जो उन्होंने बैठाया था न्यूलैंड्स ने, वो आगे पीछे कर दिया था। तो उन्होंने बताया नहीं, जिसका परमाणु संख्या जो पहले रहेगा उसको पहले रखेंगे, जिसका परमाणु संख्या बाद में रहेगा उसको बाद में रखेंगे। कौन ऐसा किया? ऐसा किया था मोस्ले ने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में द्रव्यमान के आधार पर नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। आपको पता है क्योंकि मोस्ले ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोस्ले चाहते थे कि परमाणु संख्या ही किसी भी तत्व का जो गुणधर्म अगर ज्ञात होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पे ही सारा गुणधर्म, उसको सारा चीज उसी पे डिपेंड है। परमाणु संख्या के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी संयोजकता निकालो, सारा परमाणु संख्या पे ही निकलेगा, है ना। द्रव्यमान कितना याद रखेगा बंदा? किसी का द्रव्यमान 23 है, अब किसी का पॉइंट में द्रव्यमान है। अब पॉइंट में द्रव्यमान है तो फिर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? निकालें प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए परमाणु संख्या पे बताया कि बहुत ही सरल है परमाणु संख्या के आधार पर इसको पढ़ना समझना। ठीक है, अब पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की व्याख्या के बारे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तत्व का गुणधर्म में उनके परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तत्व का जो गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है? तत्व का जो गुणधर्म डिपेंड करता है परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन। परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। उसी की संख्या पर डिपेंड करता है। जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कर्मयोजित किया जाता है तो उनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद उपस्थित रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया गया सिंपल साफ कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या उसी पे डिपेंड करेगा परमाणुओं का गुणधर्म, तत्वों का गुणधर्म। यानी कि समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिथियम देख रहे हैं, लिथियम का संयोजकता आखिर में जो लास्ट में जो बच रहा है ना 1, 2, 8, इस तरह से सेट करते हैं ना, 2, 8, 18, 32, इसके साथ सेट करते हैं। तो जो लास्ट में जो बचता है वही क्या है? परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। इस सब लास्ट में क्या है? संयोजकता नहीं है, संयोजकता अलग है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है। ठीक है, यानी कि जो आखिर में जो संख्या बच रहा है वही हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कर्मयोजित किया जाता है तो उनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान संख्या वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद उपस्थित होते हैं। जब इसको क्या बोल रहा है कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कर्मयोजित करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या बेहतर होता, परमाणु संख्या होना चाहिए। परमाणु संख्या के अनुसार अगर कर्मयोजित, देखिए 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका कर्मयोजित कर रहे हैं तो उनका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो समान संख्या वाले तत्व नियमित होता है। तत्व जो है नियमित होता है अंतराल के बाद उपस्थित। देख रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, यानी कि एक लिथियम, बेरिलियम, बोरन ये भी कंटिन्यू यहाँ पे है, एक लाइन से 3, 4, 5, तीसरा नंबर पे लिथियम, चौथा नंबर पे बेरिलियम, पांचवा नंबर पे बोरोन, छठा नंबर पे कार्बन, सातवां नंबर पे नाइट्रोजन, आठवां नंबर पे ऑक्सीजन। तो इसका भी एक सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा, 7, 8, 9, 10 बढ़ते जा रहा, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पे देखो अगर परमाणु क्रमांक यहाँ पे लेते हैं, इसका सोडियम से शुरू करते हैं 11 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ते जा रहा। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जानते हैं ना निकालने के लिए 2, 8, 18, 32 करके कैसे निकालते हैं? तो लिथियम का 2, 1 चूंकि परमाणु संख्या है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 निकलेगा। तो जो आखिर वाला है ना यही होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। लिथियम में अनेक परमाणु, लिथियम में उनके परमाणु के एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है?
जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या 1 से नियोन तक बढ़ती है, 1 से नियोन तक 8 तक बढ़ती है। देख रहे हैं नियोन तक कहाँ 8 तक बढ़ा। जब परमाणु क्रमांक 11 तक बढ़ता है तो हम सोडियम तक प्राप्त करते हैं। जब हमें 11 तक बढ़ता है सोडियम आता है, और सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर देखो इस तरह निकालते हैं। तो फिर ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में ये सब जो लास्ट में जो बच रहा है 8 के बाद आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लास्ट में आखिर में 8 से ज़्यादा नहीं बचेगा, ठीक है, आखिर में 8 ही रहेगा। तो 8 हो या 0 हो, एक हीलियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, हीलियम तो सॉरी 2 आता है ना। तो 8 है, तो 8 के बाद नहीं, जब भी आएगा फिर पीछे हो जाएगा, फिर 1 2 से शुरू होगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। 8 तक पहुंचेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 तक पहुंचेगा, ठीक है। ये बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में। इन्होंने ऐसा बताया कि अगर तत्वों को परमाणु संख्या के सबसे देखते हैं तो उसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है ना एक लाइन से एक सीरियल वाइज बनते जाता है ना। ये बताया था ऐसा। चलो देखो आधुनिक आवर्त सारणी आपको दिख रहा अच्छे तरीके से, ये देख रहे, ये क्या है आवर्त है, गिन लीजिए। सवाल बहुत बार आता है, मैं ना एक अलग से वीडियो, आप लोग मुझे इजाजत दो, मुझे कमेंट करना कि एक स्पेशल इस पे वीडियो बनाओ, बिकॉज अभी मुझे चैप्टर पढ़ाना तो इस पर मैं पूरा डिटेल से नहीं अंडरस्टैंड करा सकता। फिलहाल इसको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये देखो ये क्या है आवर्त है ना। जो नीचे 7 कितना पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है, और यहाँ से तक कितना क्या वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, जो खड़ा खड़ा है ना ये क्षैतिज, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं वर्ग, देखो 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग है, ठीक है। 18 क्या है वर्ग है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन, है ना। ये H ब्लॉक, यहाँ पे D ब्लॉक, फिर यहाँ पे P ब्लॉक, ये आपको अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जो कि उन्होंने भी ऐसे ही बताया था, है ना, उन्होंने भी ऐसे बताया था। कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है ये जो इस कलर में दिख रहा है ये धातु है, इस कलर में जिसको दिख रहा है ना ये सब क्या है धातु है। इस कलर में हल्का हल्का जो दिख रहा है वो आधातु है। तो आप जाने कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ जो है धातु है और दाएं तरफ क्या है आधातु है, क्लियर है। संक्रमण तत्व भी यहाँ पे है, देखो ये पूरा ना, ये पूरा यहाँ से यानी कि डी ब्लॉक जो पूरा क्या है संक्रमण तत्व है, बीमारी हो गया संक्रमण का, क्या याद रखो डी ब्लॉक पूरा संक्रमण तत्व है पूरा, देखें यहाँ पे। इसी के अंतर्गत देखो यहाँ पे इसी के लाइन पे यहाँ पे जुड़ेगा आके, ये जो ना इस देखिए करंट यहाँ जुड़ा हुआ, मतलब ऐसे बता दिया आपको कि यहाँ जुड़ेगा, ये संक्रमण तत्व ही आता है। लैक्थेनाइट्स और एक्टिनाइट्स संक्रमण तत्व आता है, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो ये अलग से एक आवर्त नहीं बना, इसी में एक लंबा होया हुआ जो कि यहाँ पे जगह नहीं बता, इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। उपधातु में यहाँ पे उत्कृष्ट गैस, ये देख रहे हैं लास्ट में क्या उत्कृष्ट गैस है ये, है ना। और ये 17 जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं, आपको मैं बताऊंगा इसको स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे समझ रहे, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 1 हो गया हाइड्रोजन, 1 हीलियम, यहाँ पे कहाँ गया 2, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आ गया। फिर यहाँ देखो आगे इससे बढ़ता गया, ठीक है। तो ये आप याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 18 वर्ग है, 7 आवर्त है, ठीक है। और बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ अधातु है, ठीक है। और ब्लॉक डी में यहाँ देख रहे हैं ना, यानी कि ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, है ना, वर्ग 3 से लेकर 12 तक क्या है ये संक्रमण तत्व आते हैं, ठीक है। और 18वां नंबर जो वर्ग है ये क्या है उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वही सब बातें जो मैं बताया हूँ। आवर्त, पहला आवर्त हाइड्रोजन के साथ आरंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोजन से शुरू होता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी या तो मैट्रिक आवर्त सारणी में तो हाइड्रोजन से ही शुरू होता है। सबसे पहला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन बोलेगा, है ना। उत्कृष्ट गैस हीलियम के साथ समाप्त हो जाता है, फिर हाइड्रोजन शुरू होता है हीलियम के साथ, उस लाइन वो जो लाइन है एक आवर्त क्या होता है समाप्त। एक आवर्त में सिर्फ यही दोनों आया है, बेचारा कितना बड़ा अमीर आदमी, देखो तो एक आवर्त में इतना, देखो बाप रे, ये 6ठा नंबर कितना यहाँ पूरा खानदान यहाँ पे आ गया, इसका 7वां नंबर देखो पूरा खानदान यहाँ पे आ गया। और ये कौन घराना है भाई, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना। सिर्फ 2 ही ठो बोलते ना, बराती गए कभी, एक गाड़ी पे दूल्हा लोग बैठल रहता है और एक ठो अलग से गाड़ी होता है जो उसका दोस्त लोग रहता है, एक गाड़ी में 2 ठो बैठेगा, एक ठो बैठेगा, कितना बड़ा लोग राजा। यहाँ पे वही हालत किया मैंने। और यहाँ पे देखो बच्चे कुछ जितना था पूरा एक ही गाड़ी में कोच काच के भर दिया, जाओ तुम, है ना। और आपको मिलेगा वहाँ पे बासी पानी मिलेगा, बासी भोजन मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। अन्य सभी आवर्त क्षार तत्व जैसे हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि के साथ आरंभ होते हैं, है ना। सभी देख रहे हैं लिथियम से या सोडियम से, देख रहे हैं यहाँ पे लिथियम से शुरू हो रहा, सोडियम से शुरू हो रहा, पोटेशियम से शुरू हो रहा, रुबेंडियम से शुरू हो रहा, और सीजियम से शुरू हो रहा, फ्रेंसियम से शुरू हो रहा, ये सब इससे शुरू हो रहा पहला आवर्त में, ठीक है। तो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा, पहले तो हाइड्रोजन से शुरू हुआ, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सीजियम और फ्रेंसियम से शुरू हुआ, ठीक है।
उत्कृष्ट गैस जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन इत्यादि के साथ समाप्त हो जाता है ना। प्रत्येक आवर्त में पहले तत्व में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्येक आवर्त के पहले तत्व में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात यहाँ बताया जाए कि प्रत्येक आवर्त, देख रहे हैं, प्रत्येक आवर्त के ये तो छोड़ दीजिए यहाँ से, प्रत्येक आवर्त के शुरू में जो दिख रहा है आपको, है ना, इसका संयोजकता कितना होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होता है, आखिरी में एक होता है। और प्रत्येक आवर्त के आखिरी तत्व में जो होगा वो आखिरी 8 होगा। चूंकि 8 कौन होता है? चूंकि 8 कौन होता है? वही तो होता है ना, 8 तो वही होता है जो आखिरी गैस होगा। सबके आखिर में ये सब जो देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोमियम और जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये सब है आपका आखिरी गैस है, जो कि सबके लास्ट में 8 आएगा। हीलियम एक अलग से 2 है बेचारा, है ना। चलो देखो यहाँ पे, यह तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या की है, जो सुनिश्चित कर क्या करती है, कौन सा तत्व आवर्त में पहला तत्व होगा और कौन सा आवर्त में आखिरी होगा। तो देखो संयोजकता इलेक्ट्रॉन से भी पता चल रहा है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अगर किसी का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 आता है तो उसको बाद में रखा जाएगा। पहला देखो, पहला यहाँ पे रखा गया, दूसरा यहाँ पे रखा गया, तीसरा यहाँ पे रखा गया, चौथा, पांचवा, इस तरह से ऐसे अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना? संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझते हैं आप? संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जो आखिरी में जो आता है वही। क्षार धातु में प्रत्येक में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। देखो यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, जो क्षार धातु होगा ना, प्रत्येक में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आवर्त में क्षार धातु हमेशा पहले जगह पे है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं ना, इसका ना संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए पहले यहाँ पे है। और ये सब जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक है वो समझना वो क्या है, कौन सी धातु है? वो क्षार धातु है। क्षार धातु में प्रत्येक में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से पढ़ना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर सवाल रहेगा, एकदम कच्चाहीन सवाल कर देंगे। ठीक है, आप इससे कोई सवाल छूटेगा नहीं। इसलिए आवर्त में क्षार धातु हमेशा पहले तत्व रखा है। क्यों? क्योंकि इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक है। उसी प्रकार उत्कृष्ट गैस में 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस हमेशा आखिरी में होता है। आवर्त सारणी में खड़े कॉलम जिसको समूह या वर्ग कहते हैं, तो 3 नाम हो गया। समूह भी उसी को बोलते हैं, वर्ग भी उसी को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये खड़ा वाला जो है ना, ये समूह भी इसी को बोलते हैं और वर्ग भी इसी को कहते हैं। एक बार शायद मैं गलती कर दिया था, सॉरी। समूह भी इसी को बोलते हैं खड़ा वाला को, और वर्ग भी इसी को बोलते हैं। और ये जो ऐसे सोया है ना, लेटा हुआ जो है, नींद पर आराम कर रहा है, ये दोनों ऐसे सातों भाई जैसे जो है, वो क्या है? वो है आवर्त। तो मेन पॉइंट है, आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ये सवाल बहुत बार आता है। और 18 उत्कृष्ट गैस के लिए होता है। 18वां क्या होता है? उत्कृष्ट गैस के लिए समूह में सभी तत्वों में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समूह में मतलब एक समूह में जितना तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, एक समूह में, है ना। समूह में सभी तत्वों में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समूह समझ रहे हैं ना जी। और सामान्य गुणधर्म को दर्शाते हैं। ये देख रहे हैं, एक समूह, यहाँ पे एक समूह, 2 समूह, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा लगभग सबका लास्ट में जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, और सामान्य गुणधर्म होते हैं। समूह 3 से लेकर 12 तक क्या है? संक्रमण तत्व। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको सिर्फ जानना है कि समूह 3 से 12 तक संक्रमण तत्व है। ठीक है, ये सिर्फ आपको जानना है, आपके सिलेबस में ये नहीं दिया, बस आप जानिए कि 3 से 12 तक संक्रमण तत्व है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक क्या है? लेक्थेनाइड है। देखिए लेथेनाइड जिसको लेक्थेनाइड जो बोले, 57 से लेकर 71 क्या है? लेथेनाइड है। और 89 से लेकर क्या है? 103 तक क्या है? एक्टिनाइड से। ठीक है, एक्टिनाइड समूह, एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सवाल ये भी रह सकता है कि परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक जो है उसका क्या नाम है, 89 से 103 तक उसका क्या नाम है। ठीक है, लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। आगे सवाल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का स्थान, अब यहाँ पे बात है कि हाइड्रोजन का स्थान आखिर एक अलग स्पेशल जगह क्यों बना दिया? उसको दूल्हा बना दिया क्या? एकदम दूल्हा बना दिया, एकदम आगे वाला गाड़ी में रहेगा, है ना, और ड्राइवर भी नहीं, लो अपने चला रहा गाड़ी। हाइड्रोजन और एक पीछे बैठा हुआ है ना, साथी होगा उसका कोई। हाइड्रोजन तत्व को समूह 1 के शीर्ष पर क्षार धातुओं के ऊपर रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। जो क्षार धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसी समान जो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। तो क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। अभी बताया क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, इसी तरह समान होता है, इसलिए इसको रखा गया ऊपर में। सवाल अगर पूछा जाए तो ये आप जवाब दे सकते हैं कि हाइड्रोजन को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हाइड्रोजन का है क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है। हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों में से प्रत्येक में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोनों होता है, हाइड्रोजन का भी और क्षार का भी एक संयोजकता होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाए, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु आकार में बहुत ही छोटा होता है तथा हाइड्रोजन को
बहुत ही विशिष्ट माना जाता है, हाइड्रोजन को बहुत ही विशिष्ट माना जाता है जी, स्पेशल माना जाता है। आवर्त सारणी के शीर्ष पर अकेले रखा गया इसलिए एकदम स्पेशल। और जानते शादी वादी बाराती में स्पेशल कौन रहता है? दूल्हा ही रहता है। दूल्हा नहीं रहेगा तो फिर शादी कहाँ से होगा। चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को समूह एक में रखा गया, यानी कि समूह जाने ये समूह ऐसे समूह 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 ये समूह, तो जिसका संयोजकता एक है ना उसको एक समूह में रखा गया, जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 है उसको दूसरा समूह में रखा गया। अब 3 से मैं बता दे 3 से 12 तक क्या है? संक्रमण तत्व है। तो जिसका संयोजकता 3 है उसको समूह 13 में, 12 तो 3 से 12 छोड़ दो, 13 से समझो, ठीक है। तो 3 से 12 तक जो 3 से 12 छोड़ दो संक्रमण तत्व है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है उसको समूह 13 में रखा गया, जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है उसका समूह 14 में रखा गया, ठीक है। जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है उसका समूह 15 में रखा गया। संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझ रहे, जो आखिरी 5 जो आखिरी जो समूह जो बचता इलेक्ट्रॉन वही होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है उसको 16 में, जिसका 7 है उसको 17 में, जिसका 8 है उसको 18 में। जानते हो उत्कृष्ट गैस का 8 होता है, 18 है लास्ट में, क्योंकि हर तत्व चाहता है कि हम उत्कृष्ट गैस की तरह बन जाए, हर खुश होता है कि उत्कृष्ट गैस बन जाए, राजा बन जाए। अच्छा सभी लोग क्या है, हाइड्रोजन तो एक दूल्हा बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन और जो सारा बाराती जो जा रहा है पीछे पीछे वो सोचता क्या है, हम भी दूल्हा बन जाए, लेकिन दूल्हा बनने किसी की ख्वाहिश नहीं है, सब सोचता हम भी राजा बन जाए, उत्कृष्ट गैस बन जाए। सब देखो यार दूल्हा के पीछे छोड़ दे, अकेला चल जाएगा क्या। चलो आगे देखते हैं आवर्त की विशेषताएं। तो ये तो समझ आ रहा ना कि 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले को समूह 14 में रख दिया गया है, ये आप याद कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आवर्त की विशेषताएं क्या है, आवर्त की विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे समूह की विशेषताएं। तो पहले ये जो आवर्त है ना, इसे 7 गो आवर्त, 7 भाई है ना ऐसे, इसके बारे में पढ़ते, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग ए, वर्ग की विशेषताएं। तो पहला तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आवर्त सारणी के आवर्त और समूह में नियमित परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म में होता है ना, गुणधर्म में आवर्त सारणी के जो आवर्त और समूह में जो नियमित परिवर्तन होता है वो बताता है। तत्व के गुणधर्म में आवर्त सारणी में क्या क्या है, आवर्त में तत्व का पहले गुणधर्म यहाँ पे बता रहा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से इधर बाएं है इधर से दाएं, तो बाएं से दाएं जब जाइएगा अथवा समूह में ऊपर से नीचे, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाना पड़ेगा और समूह में ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो गुणधर्म में परिवर्तित होता है, ठीक है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की विशेषताएं कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यही विशेषताएं हैं कि बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका गुणधर्म चेंज होते रहेगा, है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि समूह में ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं ऊपर से नीचे मतलब आसमान से जमीन पे नहीं पहुंच जाना है, ठीक है, मतलब समूह में जाना है ना। आवर्त में बाएं से दाएं तो उसका जो है गुणधर्म चेंज होता रहेगा। आवर्त की विशेषताओं में तत्वों की कुछ प्रमुख गुणधर्म जैसे कि आवर्त में भी आपको मिलेगा और वर्ग में भी मिलेगा, संयोजकता मिलेगा देखने के लिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता परमाणु का आकार बढ़ता घटता है ना, संयोजकता भी आगे पीछे होता है, धातुई लक्षण भी आगे पीछे होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी आगे पीछे होता है, और ऑक्साइड की प्रकृति भी आगे पीछे होता है, समझे। ओके, तो जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आवर्त की विशेषताएं पढ़ेंगे या समूह को पढ़ेंगे तो आपको ये सब मतलब जो ये देख रहे हैं ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होगा, जब आप बाएं से दाएं जाने तो ये घटे बढ़ेगा, संयोजकता ये घटे बढ़ेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है, संयोजकता अलग है, अभी बताएंगे आपको हम, हालांकि संयोजकता मैं आपको अलग से बता चुका हूँ। परमाणु का आकार भी बढ़ता घटता है, ठीक है, जिसको त्रिज्या के हिसाब से डिपेंड करते हैं, धातुई लक्षण भी इस तरह से होता है, बढ़ता घटता है। चलो आगे देखते हैं। तो पहला विशेषताएं है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब जानो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा, है ना, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक क्या होती पड़ती है। देखो बाएं से ये है हमारा 11 से मैं सोडियम से शुरू किया हूँ, ठीक है, तो ये बाएं है ये दाएं है, बाएं से दाएं जाइएगा तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है 1 से लेकर 8 तक क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा, सोडियम का संयोजकता ये है, सोडियम का तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, क्योंकि 11 होता सोडियम का तो तोड़िए कैसे होगा 2 8 1 में टूटेगा। मैग्नीशियम का 12 होता परमाणु संख्या था 2 8 2 में टूटेगा। एल्यूमिनियम का 13 होता था 2 8 3 में टूटेगा, 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। तो ये जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजकता नहीं है बल्कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो देख रहे हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा 8 तक बढ़ रहा, बस 8 ही तक बढ़ेगा, उसके बस उसके नीचे नहीं, उसके बाद नहीं जाएगा, फिर नीचे फिर गिनती उल्टा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो ये नियम तो ये भी बताया था ना, क्या बोलते हैं नियम मैच कर रहा ना थोड़ा सा
मेंडलीफ ने भी तो ऐसे न्यूलैंड से भी ऐसा बताया था कि शुरू से चलो और फिर आपको जब 8वां पे आओगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन यही सब बातों को मोजले ने सभी बातों को एक जगह जमा किया और जमा करके आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी रख दिया। सभी बात यहाँ पे मैच कर रहा। लेकिन इसका डिपेंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु संख्या पे इसको इन्होंने ऐसा अरेंज किया कि सारे की सारी जो है यहाँ पे जो बातें सब बातें यहाँ पे आ जा रही है, कोई फेल नहीं हो रहा। हाँ, एक दो कुछ इसके भी सीमाएं मिलेगा देखने के लिए, वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ता घटता कब है? जब बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, बढ़ रहा। चलो अब दूसरा देखो, संयोजकता अलग है। संयोजकता देखते क्या होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर शून्य हो जाती है। अब देखो सोडियम का संयोजकता कितना आया था? 2, 8, 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो जो आखिरी में जो बनता है ना, ये त्यागता है, कोशिश करता है कि हम त्याग करके क्या बन जाए? इलेक्ट्रॉनिक उत्कृष्ट गैस बन जाए, यानी कि हीलियम की तरह बनना चाहता है, जेनोन की तरह बनना चाहता है, रेडॉन की तरह बनना चाहता है। तो एक त्यागेगा, तो जो त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता कहलाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है? 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5। लीजिए 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में तो 2 है तो 2 त्याग देगा, 3 भी त्याग देगा, 4 ना, जब 4 आया तो 4 त्यागे या ग्रहण करे, बात तो बराबर है। ग्रहण भी करेगा तो 8 बनेगा, त्यागे भी 4 बनेगा। अब यहाँ पे बात आ गई कि फास्फोरस में 3 कैसे हो गया सर, है ना, क्योंकि आखिर में 5 है। तो ये जो 5 है ना, ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। क्या ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? तो ये 5 त्यागने से अच्छा है कि 3 मांग लेगा किसी से। बहुत भलाई वाला यहाँ पे, ये जो आवर्त है बहुत बहुत रहमदिल है, तुरंत दे देता है, मांगता है तुरंत देता है। देखो 5 ना 8 बनने के लिए मांगेगा, दे देगा तुरंत 3। अब दे देगा तो जो लिया या जो ग्रहण किया वही उसका संयोजकता कहलाएगा। जितना लिया या जितना दिया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का। ये भी तो शुरू से इधर देना पड़ा, इधर सब ले रहा है ना। 6 था तो इसको 8 बनने के लिए हमको 2 लेना पड़ेगा, तो 2 जो लिया ना वही संयोजकता बनेगा। ठीक है। तो देख रहे हैं 1 से 4 तक बना और फिर उल्टा फिर घट गया। अब कहाँ तक पहुंच गया? 0 तक पहुंच गया। यही बोल रहा है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगा, अब फिर शून्य घट जाएगा। मतलब 3, मतलब देख रहे हैं गिनती, देख रहे 1, 2, 3, 4 कर चढ़े और फिर 3, 2, 1, 0 पे पहुंच गया। मतलब 4 तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा? घटते जाएगा। ये है संयोजकता। तो बाएं से दाएं जाएंगे किसमें? ये क्या जा रहा है, हम इधर क्या जा रहे हैं? ये हम लोग आवर्त में चल रहे थे। ठीक है। किसी तत्व की संयोजकता तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, संख्या द्वारा निर्धारित होता है। तो किसी के तत्व की संयोजकता कैसे पता चलता है? संयोजकता कैसे पता करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन पे ही पता चलता है। देखो इसका संयोजकता कितना है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो 6 है तो पता चल गया वो। अच्छा, तो 8 बनना है तो भाई 2 मांग लेगा, तो 2 दे दो इसको, दे दिया तो बन गया ये, है ना, संयोजकता में पता चल गया। अब तीसरा बोलता है कि निकटतम आक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें तत्व की संख्या पता होगी। ये तो मैं बता दिया हूँ कि जो 8 बनने की कोशिश करेगा, जितना त्यागेगा या जितना ग्रहण करेगा 8 बन जाए, बस चाहे त्याग के बन जाए या चाहे ग्रहण करके बन जाए, वो हमारा संयोजकता कहलाएगा। लेकिन मेन आपको बात यहाँ देना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। ठीक है। कहाँ तक? 0 तक। आगे पढ़ते हैं इसकी संयोजकता क्या है। परमाणु त्रिज्या देखिए, है ना, परमाणु त्रिज्या देखिए क्या है। परमाणु त्रिज्या भी घटता बढ़ता है जब आप बढ़ेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। सब उधर भी घट रहा, उधर बढ़ रहा था, किसी में बढ़ रहा था, किसी में घट रहा था। ये बात आप ध्यान में, सही बढ़ने घटने घटने मत कर देना। ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? आकार जिसको बोलते हैं। बाएं से दाएं जाएगा तो क्या घट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम, देखिए ये परमाणु त्रिज्या है 186, 160, 143, 118, घट रहा ना। इसका आकार भी जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या कम जाएगा उसका आकार भी क्या होगा? घटते जाएगा, है ना, उसका आकार भी क्या होगा? घटते जाएगा। आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तत्वों का परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है रियली में। चूंकि सोडियम का 11 है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, एल्यूमिनियम का 13, इसका 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, बढ़ ना, परमाणु संख्या तो बढ़ गया। मतलब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बढ़ रहा। जो हमारा परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा। नाभिक पर बड़ा धनात्मक आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट पहुंचता है और परमाणु का आकार घटता है। तो एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि इतना बड़ा क्यों हो गया ये, है ना, इतना परमाणु त्रिज्या था 186 तो बड़ा क्यों हो गया, और ये जब परमाणु संख्या बढ़ रहा तो भी छोटा क्यों हो रहा? ये क्लोरीन है, ठीक है, छोटा क्यों हो रहा? तो बात क्या ये है कि जब परमाणु संख्या बढ़ रहा, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रहा और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक है ना वो सबको खींचता है, पकड़ कर जकड़ लेता है अपने पास में एकदम, है ना। तो जकड़ लिया तो क्या हुआ? छोटा हो जाएगा।
समझ आ रही बात है ना। तो परमाणु संख्या तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु संख्या बढ़ेगा, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उसको जो नाभिक उसके अंदर है परमाणु आकार को क्या करता है, खींचता है। धनात्मक आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, इसको खींचता है। और कोई चीज़ को आप खींचेगा तो क्या होगा, छोटा होगा नहीं। जैसे मेरा देखिए ब्लड ले रहे हैं आप लोग, मैं दे रहा हूँ, छोटा हो जाऊंगा मैं भी देते देते। चलो आगे देखते हैं, धातु लक्षण क्या है। आवर्त में बाएं से अभी जितना भी आवर्त पड़े सब बाएं से दाएं जाने पे, बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धातुई लक्षण क्या होता है, घटता है। ये भी याद रखें कि बाएं से दाएं जाइएगा ना तो धातुई के लक्षण क्या होगा, घटेगा, परंतु अधातुवी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। धातु लक्षण घटेगा, जाहिर अरे धातु घट जाएगा तो अधातु बढ़ेगा ही। जैसे धातु है, इससे कम धातु है, इससे कम धातु है, इससे कम धातु है, तो अधातु बढ़ रहा ना, फिर तो अधातु बढ़ते जा रहा। जैसे बाएं से जा रहे, माने एक धातु मान लिया 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2, फिर 1, तो ये क्या है, धातु कम रहा, मतलब अधातु संख्या बढ़ रहा है ना। आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों का धन विद्युत क्या होता है, घटता है, और ऋण विद्युत क्या होता है, बढ़ता है। तो देख रहे धन विद्युत का घट रहा, धातु में धातु जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो जब धातु घट रहा तो इसका धन विद्युत क्या हो रहा, घट रहा, और अधातु जो होता है नेगेटिव होता है, तो अधातु यहाँ पे क्या हो रहा, बढ़ रहा। आप इधर जा रहे हो तो जितना माइनस आ रहा है वो धातु और उतना बढ़ते जा रहा। ठीक है, चलो अब आया रासायनिक अभिक्रियाशीलता। इसका ये भी विशेषता है कि आवर्त में बाएं से दाएं, अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो घटती है। क्या हो रहा, घटती है। तो लगभग देख रहे हैं आवर्त में सब बाएं से दाएं जाने पे घटने वाला ज्यादा सिस्टम आ रहा, घटती है। और यहाँ पे ये देखो, ये भी घट रहा है ना। यहाँ पे देखो धातु भी लक्षण घट रहा, तो धातु घटेगा तो अधातु बढ़ेगा, धन विद्युत घटेगा तो ऋण विद्युत बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए परमाणु आकार भी घट रहा है ना। क्यों घट रहा, क्योंकि मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। चलो, और यहाँ पे देखो ये भी घट रहा है, 1 से 4 तक घटता है, फिर 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर घटता है। चलो, तो सबका यहाँ पे विशेषताएं कैसे पता चल रहा, परमाणु संख्या पे ही डिपेंड सब कर रहा है। ठीक है, तीसरे आवर्त के पहले तत्व में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तीसरे आवर्त है सोडियम, क्या बोलता है, तीसरे आवर्त के पहले तत्व में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जिससे वह दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने के लिए आसानी से त्याग सकता है, इसलिए वह अत्यंत क्रियाशील है। मतलब त्यागना बहुत आसान होता है। जैसे कि देखो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जिसको तोड़ते हैं 11 होता है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 8 1 है। ठीक है, इसको 2 8 2 लिखते हैं, 2 8 3 लिखते हैं। तो परमाणु संख्या कम है ना भाई, तो जल्दी से त्याग देगा, जाओ ना, हम तो तुरंत 8 बन जाएगा, इसके पास 2 है तो ये भी सोचेगा चलो, लेकिन सबसे पहले तो ये त्याग देगा। इसके पास 1 ठो ये है, खोने में कोई डर है, और इसके पास 2 ठो है, सोचना पड़ेगा इसको खोने के लिए, जो है ना इसको सोचना पड़ेगा आप भी कैसे त्याग है। ठीक है ना, उसी तरह से आगे इसको भी देखिए, इसके पास 3 ठो है, इसको भी सोचना पड़ेगा, लेकिन त्याग देगा। और यहाँ पे पहुँचेगा तो आ जाएगा 2 8 4, ये कन्फ्यूजन हो गई, हम त्यागे कि ग्रहण करें। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचते हैं 2 8 5, तो ये ग्रहण कर लगता है। क्या करता है, ग्रहण कर रहा है ना, 3 ग्रहण करेगा। यहाँ पे 2 8 6 है तो ये भी 2 ग्रहण करेगा, 2 8 तो यहाँ पे 7 होते, 1 ग्रहण करेगा। तो अभिक्रियाशीलता का हो रहा, अधिक अभिक्रियाशील, यहाँ पे अभिक्रियाशील क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा, और यहाँ पे अधिक हो रहा है ना। शुरू में देख रहे अधिक अभिक्रियाशील हो रहा, ये भी अधिक अभिक्रियाशील, क्योंकि ये जल्दी से ग्रहण कर लेगा, जल्दी से कैच कर लेगा। और ये बेचारा अटक गया, कन्फ्यूजन, हम किधर जाए, आओ सोनम या जा सोनम, पता नहीं चला किधर जाए। किसी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर इतना आसान नहीं होगा जितना कि आराम से एक वाला जल्दी नहीं त्याग देगा, है ना। 2 वाला तो किसी के पास 100 रुपया है, मान लें किसी का 100 रुपया, किसी के पास 1000 रुपया है, तो पैसा किसी को खर्च करना है, तो ये तो सोचेगा अरे यार मेरे पास 100 रुपये, जाओ ना। अमीर लोग बहुत कंजूस होता है। चलो, आपको पता है। अब ऑक्साइड की प्रकृति भी जानते हैं यहाँ पे, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। क्षारीय, चूंकि पता है बाएं तरफ कौन सा धातु होता है, क्षार होता है, आपको पता है ना। अभी मैं बताया हूँ कि आवर्त में जो मेनलिफ का जो मैंने आधुनिक आवर्त सारणी में दिखाया हूँ, बाएं तरफ क्या क्षार है, तो बाएं से दाएं जाइएगा तो दाएं तरफ तो लो ना धातु बैठा हुआ है, तो बाएं से दाएं जाइएगा तो क्षार धातु की प्रकृति का हो जाएगा, घटते जाएगा। और ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल बढ़ते जाएगा, है ना। जब क्षार घटेगा तो उधर अम्ल जाकर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड प्रकृति में उच्चतम क्षारीय होता है, और मैग्नीशियम क्या होता है, अपेक्षाकृत कम से, मतलब सोडियम जो है सबसे अधिक क्षारीय होता है मैग्नीशियम से। एल्युमिनियम और सिलिकॉन ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम जो है ना सबसे अधिक क्षारीय है, उच्चतम क्षारीय, और सबसे कम जो है वो उच्चतम अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय क्लोरीन, और सबसे ज़्यादा क्षारीय। इस तरह से घटते जाएगा तो ये दोनों का उभयधर्मी आ गया। क्या गया, उभयधर्मी, मतलब कि ना तो ज़्यादा अम्लीय ना तो ज़्यादा क्षारीय, इसको बोलते हैं उभयधर्मी। प्राकृतिक में फास्फोरस ऑक्साइड अम्लीय है,
सल्फर डाइऑक्साइड अधिक अम्लीय है, क्लोरीन ऑक्साइड अधिक उच्चतम अम्लीय है। तो ये बात आप याद रखें कि नेचुरल में जो पाया जाने वाला फास्फोरस ऑक्साइड अधिक अम्लीय है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड भी अधिक अम्लीय है और क्लोरीन ऑक्साइड ये भी क्या है, उच्चतम अम्लीय है। ये बात रखें। तो फास्फोरस ऑक्साइड भी अम्लीय है, सल्फर डाइऑक्साइड भी अधिक अम्लीय है और क्लोरीन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय कौन है, क्लोरीन, उससे नीचे आ जाएगा सल्फर, उसके नीचे आ जाएगा फास्फोरस। देख रहे हैं अम्लीय है, इससे कम ये है, इससे भी कम ये है, और यहाँ पे क्षारीय है, इससे कम क्षारीय है, इससे कम क्षारीय, और ये दोनों कन्फ्यूजन में पड़ा, वो भरधर्मी, इधर भी लो, दोनों मजा ले रहा। अब जानते हैं समूह की विशेषताएं। तो आवर्त की विशेषताएं समझ में आ गया तीनों, है ना, कौन कौन सी, परमाणु त्रिज्या घट रहा था, उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन घट रहा था, है ना, बहुत कुछ घट रहा था। समूह में जानते हैं, समूह मतलब ऐसे कितना समूह होता है, 18 समूह होता है और 7 आवर्त पढ़नी है। समूह में भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी, जो भी मैं गुणधर्म बता रहा हूँ सब के सब संयोजकता इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड यहाँ पे करता है, इसी पे, ठीक है। संयोजकता हो गया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, परमाणु आकार जानेंगे, लक्षण जानेंगे, ये सब भी उसके बारे में जानना। चलिए तो फटाफट करते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पहले जानते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे ऊपर से, आसमान से नीचे, है ना, आज मैं ऊपर, इस तरह से, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की समान संख्या होती है। आपको पता है आवर्त सारणी के किसी समूह, कोई भी समूह ले लीजिए, है ना, ये समूह, ये समूह, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान। चूंकि पता है ये अभी मैं बताया था कि पहले संयोजकता को, पहला इलेक्ट्रॉन, पहले संयोजकता इलेक्ट्रॉन को पहला में रखते हैं, दूसरा को दूसरा में रखते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। तो जो इस तरह ये समूह जो है, इसको, इसका जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होता है। अगर इसका संयोजकता लास्ट में 1 बच रहा तो सब में 1 बचेगा। देख लीजिए सब में, देखो सोडियम, लिथियम का क्या 3 1 होता है, सॉरी 2 1 होता है, सोडियम का क्या होता है 2 8 1 होता है, पोटेशियम का क्या होता है 2 8, और इसका कितना 19 होता है ना, तो 2 8 8 1 होता है, हो गया, लास्ट में 1 आ रहा। तो इस तरह से इसमें भी आएगा, ठीक है, इसके जितना संयोजकता इसका आएगा उतना भी इसका सबका आएगा। तो यही बोल रहा, आवर्त सारणी में समूह के सभी तत्वों जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मैं बताया वही बता रहा। समूह के, अब दूसरा में यहाँ पे जाते हैं, दूसरा समूह, ये पहला समूह है, इस दूसरा समूह देखते हैं। तो बेरिलियम यहाँ पे, इसका संयोजकता 2 आएगा, तो इसका भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, इसका भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि आखिरी में 2 2 बचेगा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, एक चीज तो पता चल गया कि ऊपर से नीचे जाओ, यानी कि एक समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है, ये बात याद रखें। चलिए अब ये भी देख लीजिए, संयोजकता समझ रहे हैं ना, एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को समूह 1 में रखा गया, 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को समूह में 2 में रखा गया, एक संयोजकता 1 में रखा, 2 में रखा। अब 2 3 से तो 12 पढ़ना नहीं, क्योंकि ये क्या है, संक्रमण तत्व है, इसको साइड करो। 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले समूह को 3 में रखा गया, 4 संयोजकता वाले समूह को 14 में रखा गया, 5 को 15 में, 6 को 16 में, 7 को 17 में, 8 को, ये तो आपको पता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो परमाणु त्रिज्या यहाँ भी है, वाह, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा, तो यहाँ पे देखो परमाणु त्रिज्या को बोलते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में, कोई भी समूह लीजिए, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे ना तो क्या होगा, बढ़ता है। लेकिन हम लोग जो आवर्त में पढ़े थे वो क्या था भाई, घट छोटा छोटा छोटा, काहे कि परमाणु संख्या बढ़ रहा था, 12 13 14, तो बढ़ रहा था, कस के पकड़ रहा था और छोटा हो जा रहा था। अब लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे, तो इसका परमाणु संख्या घटेगा, जाहिर सी बात घटेगा। लिथियम का परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे परमाणु संख्या क्या हो रहा है, बड़ा था, और यहाँ पे जो दिख रहा था ये क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएगा। देखो आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घट रहा। आवर्त सारणी ऊपर देखो, परमाणु त्रिज्या घटेगा तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखें, जाहिर सी बात है, यहाँ पे त्रिज्या क्या हो रहा है, देखो घट रहा। तो किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर किसी की त्रिज्या 152 है और 186 हो जाए तो बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, इसका मैं दिखाता हूँ आपको, आवर्त वाला दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई, जल्दी से आजा, ओके आ रहा। ये देखो त्रिज्या क्या है, 186, 160, 143। तो मान लीजिए 100 वृत्त बनाए, 7 सेंटीमीटर वाला इतना बड़ा वृत्त है, तो 14 सेंटीमीटर वाला वृत्त तो बड़ा बनेगा, त्रिज्या बड़ा तो वृत्त बड़ा। तो यहाँ पे त्रिज्या छोटा तो सब छोटा हो रहा, त्रिज्या छोटा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिज्या बढ़ते जा रहा है ना, यहाँ पे त्रिज्या बढ़ते जा रहा है। ऊपर से नीचे जाने में ये भी याद रखो कि त्रिज्या क्या होती है, बढ़ते जाती है ना। ऊपर से नीचे जाएगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, और जब त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, लो यही तो, परमाणु त्रिज्या बढ़ते जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ते जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु आकार समूह के शीर्ष के ऊपर होता है ना, सबसे छोटा। सबसे बड़ा परमाणु समूह सबसे नीचे होता है। आवर्त सारणी में ऊपर में सबसे छोटा त्रिज्या और नीचे में सबसे बड़ा। तो एक मेन पॉइंट आप ये बात याद रखें कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जब जाएंगे, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। ये बात याद रखें, जोड़ लिंक अप करके पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रखें। धातु लक्षण देखें यहाँ पे,
आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर धातु लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ क्या हो रहा था बंदा, यहाँ हो रहा था धातु ये कम जा रहा था ना, इसका क्वालिटी कम जा रहा था और अधातु बढ़ रहा था। आवर्त वाला में, ऐसे वाला में अभी पढ़े थे, धातु कम होते जा रहा था, धातु लक्षण कम होते जा रहा था और अधातु लक्षण बढ़ते जा रहा था। और यहाँ बोलता क्या, ऊपर से नीचे जाइएगा ना तो धातु लक्षण जो है बढ़ते जाएगा। वाह क्या बात है ना। सबसे अधिक धातु देखिए, अधिक धातु यहाँ पे फ्रेंशियम में, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब है, इसका धातु लक्षण बढ़ते जा रहा। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर तत्वों का धन विद्युत, जाहिर सी बात धातु लक्षण बढ़ेगा तो धन भी तो पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे आवर्त में हम ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे तो पॉजिटिव धन जो था वो क्या हो रहा था, धनात्मक जो कम होते जा रहा था, ऋणात्मक बढ़ते जा रहा था। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो जब धातु वही धात्विक लक्षण बढ़ रहा तो इसका मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होते जा रहा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इसमें भी वही बात है कि आवर्त सारणी के समूह नीचे जाने पर धातु के रासायनिक अभिक्रिया बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या होगा, अब बढ़ेगा, है ना। और उसमें क्या हो रहा था, घट रहा था। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक अभिक्रियाशील घटती है। देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये क्या हो रहा, जितना नीचे जा रहे हैं उतना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ता है या घटता है, ये सब सवाल याद रखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है ना, आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो, है ना, आपका सवाल, आप यहाँ पे मेरा सवाल उलट के भी हो सकता है कि आवर्त सारणी में हम नीचे से ऊपर, समूह में नीचे से ऊपर जाएंगे तो त्रिज्या का होगा, घटेगा बढ़ेगा, बोलो जी। तो घट रहा, परमाणु त्रिज्या बढ़ा हुआ था, देखो छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। अब आगे यहाँ पे है ऑक्साइड की प्रकृति, सब पढ़ लिए ना, ये सब तो पढ़ लिए। चलो ऑक्साइड की प्रकृति जान लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। ओ भाई गॉड, ये तो बड़ा गजब का यहाँ पे कि देखो उसमें क्या हो रहा था कि हम इधर जा रहे थे तो प्रकृति चेंज हो रहा था ना, लेकिन ऊपर से नीचे जाइएगा तो कोई प्रकृति बदलेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखेंगे। अब हमारा लास्ट हो गया लगभग। अब देखो एक बात यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी की अच्छाइयाँ क्या, आखिर क्या बात है जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पे लिए हुए हैं, ढोलक बजा रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है यहाँ पे है। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। सवाल अगर आ गया ना तो जरूर लिख देना। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे। एकदम एग्जाम में बहुत बड़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे। और मेंडलीफ ने जो दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मोजले वाला। तत्वों का अत्यधिक मौलिक गुणधर्म आपको इसमें देखने को मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी हमें समझने में क्या सहायता करते हैं, क्योंकि किसी समूह में तत्व समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अभी पढ़ चुके, समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा था, है ना। ऊपर से नीचे आ रहा तो घट रहा था, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जा रहा तो घट रहा था, कभी बढ़ रहा था। तो एक चीज़ अगर हम इसको घटना बढ़ना अगर समझ ले तो पूरा जो 118 तत्व है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। विभिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता के कारण को समझाती है, ठीक है। मतलब आवर्तिता मतलब एक के बाद जो आ रहा ना वो। आधुनिक आवर्त सारणी में हमें बताती है कि तत्वों के गुणधर्म में 2, 8, 18, 32 के बाद पुनरावृत्ति होता है। जानते हैं 2, 8, 18, 32 फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो अब जैसे किसी का मान लीजिए क्लोरीन 17 होता था तो 2, 8 और फिर 7 होता था। किसी का अगर आगे होता था तो हम यहाँ पे क्या करते थे, उसको फिर से पुनरावृत्ति 2 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता ही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के कर्म योजन में कोई असंगतियां नहीं होती है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का अगर सजाते हैं, अरेंज करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन उस समय आ रहा था, मेंडलीफ में भी आ रहा था बहुत हद तक, और न्यूलैंड्स में डो बेरेनर तो वो सब तो एकदम भ्रष्ट हो गया। खाली बस याद रखना कि न्यूलैंड्स ने कौन नियम दिया था, अष्टक नियम, मेंडलीफ ने, डो बेरेनर ने तिर्यक नियम, ये सब बात याद रखना, ठीक है। किसी में कितना तत्व था ये मैं सवाल पूछूंगा एक अलग सी वीडियो में। आवर्त सारणी के लाभ क्या है, क्या फायदा हो रहा है, हमको पैसा से तो नहीं दे रहा ना, नहीं कुछ नहीं दे रहा, लेकिन नॉलेज दे रहा बहुत। आवर्त सारणी में रसायन के अध्ययन को सफलतापूर्वक और आसान बना दिया कौन, आवर्त सारणी। और कौन आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। जानो और मेंडलीफ देखो, आवर्त सारणी बात आ गया तो मेंडलीफ भी आ जाएगा और मोस्टली भी आ जाएगा, क्योंकि मेंडलीफ का 60% के आसपास मोस्टली में ऐड हो हुआ है। सिर्फ उसका द्रव्यमान पे था और उसको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके हमको पेश किया है परमाणु संख्या पे। वह याद करने के लिए बहुत आसान बन गया है ना। परमाणु संख्या पे हम गिनती कैसे याद करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं, बच्चा याद करता है गिनती। उसी तरह से आप लोग गिनती 1 से लेकर 20 तक तो एकदम मुंह पे होना चाहिए, हाथ पे, मेरे ख्याल से याद होगा। और ज़्यादा भी जो इंपॉर्टेंट है ना उसका कम से कम परमाणु संख्या जरूर याद कर ले, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, निकेल हो गया, इनका परमाणु संख्या ना एकदम याद कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। किसी तत्व के गुणधर्म को याद करना आसान होता है यदि आवर्त सारणी में उसकी स्थिति ज्ञात हो। हाँ, आवर्त सारणी में स्थिति पता कि वो कहाँ पे है, तुरंत हम पता कर, अच्छा ये होगा, तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। किसी तत्व द्वारा
बड़े यौगिक के प्रकार की आवर्त सारणी में उसकी स्थिति के ज्ञान से भविष्यवाणी भी किया जा सकता है कि ये क्या, मतलब स्थिति अगर ज्ञात है तो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं ये क्या, कैसा है, कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। क्योंकि जैसे किसी भी स्थिति पता चल गया कि ये अच्छा यहाँ पे वर्ग में पहला नहीं दूसरा तीसरा नंबर पे आ रहा, अच्छा तो पता चल जाएगा अच्छा तीसरा नंबर पे आ रहा और पहला समूह में आ रहा तो समझ जाएगा अच्छा ये क्षार धातु है ना। अच्छा फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, सारा कुछ मतलब अपने आप पूरा पर्दाफाश होता जाएगा। आवर्त सारणी के चार्ट को स्कूल में रासायनिक अध्ययन में सामग्री शिक्षा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपको आप जब गाइड खरीदोगे तो उसमें भी मिला होगा आवर्त सारणी, ठीक है, ताकि आप समझ पाए आवर्त सारणी। अब यहाँ पे दोष भी देखो निकल गया, किसी ने कुछ ना कुछ तो कमियां तो रहते। आप इतने पढ़ रहे हो, हर कोई सोचता कि हम इतना पढ़े कि कमी ना हो, लेकिन देखो मोजले ने जो आवर्त सारणी हमको दिया है बहुत हद तक सही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब खराबी निकल गया है, ठीक है। तो बुराई तो मतलब बुराई नहीं बोलो, कमी तो निकलेगा, कमी हर किसी में है, लेकिन आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने आप को एकदम देख लो, अरे मोस्टली को देखो ना, ये मोस्लो इन्होंने क्या किया, पूरा वर्ल्ड आवर्त सारणी पढ़ रहा, आधुनिक आवर्त सारणी पूरा वर्ल्ड, आप सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हो इंडिया में, पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है इसका, लेकिन फिर भी कमी आ रहा। तो आखिर आप क्या हो, आप किस खेत के मूल्य है, हम किस खेत के मूल्य है, ठीक है। गलती तो होती ही रहती है ना, तो इसको सुधारने की जरूरत है और हिम्मत रखने की जरूरत है कि जरूर सुधार लेंगे आगे, बिल्कुल आपके पीछे जो आएगा तो वो खैर अलग बात है। अब यहाँ पे देखो क्या दोष है, हाइड्रोजन का स्थान एक प्रॉब्लम, तो शुरू में ये विशिष्ट गैस इसको अलग से रख दिया गया है ना। इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की तरह ही वैसे ही जैसे मेंडलीव रखा तो ये भी वैसे रख दिया। एक मतलब मेंडलीव से नहीं बात बने तो फिर मोजले के बारे में बोल रहा है यार, ये भी तो वैसे कर दिया। चलो हीलियम के स्थान में भी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान कितना आता है, 2 आता है। हीलियम तो अगर निकाला जाए तो हीलियम तो ही, लेकिन इसको क्षारीय मिद्रा में धातु का स्थान होना चाहिए था, क्योंकि हीलियम का क्षारीय तो क्षारीय मिद्रा में होना चाहिए था, लेकिन इसको कहाँ उत्कृष्ट गैस के साथ रख दिया गया है और हीलियम को उत्कृष्ट गैस के रूप में गिना गया है, और जो कि 18 में है, ठीक है। तो ये बातें थी आधुनिक आवर्त सारणी में। तो मेरे ख्याल से अब मैं आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया हूँ, है ना, समझ आया। सभी बातों को एकदम ध्यान से, नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो कभी किसी टाइम मिले, सोते सोते बैठे बैठे खाते खाते देख लेना, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना, लेकिन नोट जरूर करना। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बातें बताई हूँ उन सभी बातों को नोट जरूर करना। और हाँ, जो आवर्त सारणी जो है ना, एक अलग से पीरियोडिक टेबल मुझे बताने के लिए कहिए, और अगर कमेंट करें तो मैं एक स्पेशल सिर्फ पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो भी खूबी है, जो भी उसमें है नॉलेज की बात है, जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको मैं अच्छे तरीके से आपको चर्चा करूंगा और अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया, मैं पूरा चैप्टर खत्म कर जाऊँ, इसमें और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में, देखो यहाँ इस वीडियो में जितना सवाल आया है, जितना तरह का सवाल बनेगा, सभी का मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए। तो कौन कौन इच्छुक है हमारे सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे और अब मुझे बताएंगे इसके अलग से वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल पे सिर्फ एक अलग वीडियो बनाऊं, है ना, 10 से 15 मिनट वीडियो बनेगा, काफी है। फिलहाल ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, है ना, ओके। तो इस चैप्टर में जो भी सब्जेक्टिव सवाल है मैं आपके सामने प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, कल मिलेगा आपको इसी चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो वेट कीजिए मेरा कल, ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।